हेलो बच्चों। नमस्कार दोस्तों। वेव्स पढ़ रहे थे बेटा हम लोग। आज वेव्स का नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा है, इसमें हमें इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की बात करनी है। पिछले लेक्चर में हमने एक वेव को लेकर डिस्क्राइब किया, इसमें क्या क्या चीजें हैं। आज हम बात करेंगे दो वेव जब मिलती हैं तब क्या होता है, उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। यहां पर देखो बेटा, दो डक्स हैं, जब पानी पे रखी तो बेटा ये रिपल्स पैदा कर रही। रिपल अपने आप में एक वेव है जो ट्रेवल कर रही। इसने भी रिपल पैदा करी, इसने भी रिपल पैदा करी, और दोनों जाके जब मिली तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट हुआ। हमें स्टडी करना है इस इंटरफेरेंस पैटर्न को। बेसिक्स हम यहां पढ़ते हैं इंटरफेरेंस के 11th क्लास में, लेकिन इसका असली यूज 12th क्लास में जाके हम करते हैं। हमारे पास बेटा एक चैप्टर है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, और बेटा वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस में जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वो भर भर के इस्तेमाल होता है। तो 12th क्लास में वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में इंटरफेरेंस जो हम आज पढ़ेंगे उसका पूरा इस्तेमाल होगा। फिर आज हम इंटरफेरेंस के सारे बेसिक्स पढ़ लेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस में क्या क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस में क्या क्या होता है। बेटा विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। आ गया है आपके सामने इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को आप दो वेव्स का सुपर इंपोजिशन भी कह सकते हो, एक दूसरे के ऊपर उनका मिक्स होकर एक नई वेव बनाना, यह होता है इंटरफेरेंस। ठीक, लेकिन यहां पर जो दो वेव्स हैं वो स्पेशल वेव्स हैं, ऐसी वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज भी बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से स्पेस में किसी भी एक पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस पैदा हो रहा होता है वो समय के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो दो सोर्सेस whose phase difference at any point in space at any point in space does not change with time। फेज डिफरेंस का मतलब क्या? देखो हमने लिखा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के, से हमने ये इक्वेशन। ठीक, अब इसको हम कह रहे हैं फेज। आप चाहे +5 भी लिख सकते हो, होता है कांस्टेंट क्वांटिटी। फेज में किसी भी एक पॉइंट पर तो फेज डिफरेंस आ रहा वो समय के साथ चेंज नहीं होगा। ऐसा तब नहीं होगा जब दोनों का टाइम क्या हो, जब दोनों का ओमेगा क्या हो, सेम। व्हेन दे हैव सेम ओमेगा, जब ओमेगा सेम होगा तब जाकर ओमेगा टी कट जाएगा और टाइम का फैक्टर हट जाएगा। ठीक है ना। और जो फेज का डिफरेंस होगा, फेज मतलब ये एंगल, जो एंगल का जो डिफरेंस आएगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड तब नहीं करेगा जब दोनों का ओमेगा का हो सेम। अगर ओमेगा डिफरेंट हुआ तो एक में ओमेगा 1 टी दूसरे में ओमेगा 2 टी, तो डिफरेंस जो आएगा वो टाइम पर डिपेंड कर जाएगा, बिकॉज ओमेगा टी कट नहीं रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ओमेगा टी कट जाए तो उसके लिए टी और सॉरी उसके लिए ओमेगा बराबर होना चाहिए, उसके लिए ओमेगा बराबर होना चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्सेज का एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कंडीशन क्या है, दैट द सोर्सेज मस्ट हैव इक्वल ओमेगा। सोर्सेज का ओमेगा बेटा इक्वल रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए
जब दो सोर्सेज का ओमेगा इक्वल होगा, बराबर होगा, तब वो कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। उनके जो एंगल है, जब आप डिफरेंस लोगे दोनों एंगल का, दोनों में ओमेगा टी रहेगा, तो वो कट जाएगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक। अच्छा, ओमेगा बराबर है किसी भी एक टाइम पर अगर दो अलग अलग डिस्टेंस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन एंड a साइन ओमेगा बराबर ले रखा है। ठीक। दो वेव्स हमारे पास, ये दोनों वेव्स किसी एक पॉइंट पर पहुंच रही, ये दोनों वेव्स किसी एक पॉइंट पर पहुंच रही, लेकिन पहली वेव को उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x1 डिस्टेंस चलना पड़ रहा, दूसरी वेव को उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x2 डिस्टेंस चलना पड़ रहा। ठीक। तो यहां पर जो फेज डिफरेंस आएगा, दोनों का ओमेगा सेम लिया मैंने, टाइम दोनों का बराबर, किसी भी एक टाइम की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पर जो वहां पर वेव पहुंच रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे कि जो फेज डिफरेंस यहां पर आने वाला है डेल्टा फाई, दैट विल बी के डेल्टा एक्स, x1 माइनस x2, आप डिफरेंस लेंगे ओमेगा टी कट जाएगा, एंगल का डिफरेंस ले रहे, एंगल को ही हम फेज कहते हैं, जब हम एंगल का डिफरेंस लेंगे तो ओमेगा टी कट जाएगा, तो के x2 माइनस x1 या के x1 माइनस x2 मिलेगा, आप डेल्टा लिख सकते हैं उसको। बेटा इसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। बेटा ये होता है पाथ डिफरेंस। और बेटा ये रिलेशन आ गया फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। के को आप 2 पाई बाय लैम्डा भी बोल सकते हो, एंगुलर वेव नंबर होता है ये। ठीक। तो हम ये कह रहे कि जो फेज डिफरेंस है बेटा ये है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। बहुत अच्छे बेटा, इस रिलेशन का हम भर भर के इस्तेमाल करने वाले हैं आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में। बेटा इसको आप अच्छे से याद कर लो, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ। अब हो क्या रहा है यहां पर, हम कह रहे हैं कि दो वेव्स का आपस में मिलना इज इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या है बेटा? when two waves of equal frequency and traveling in same direction superimpose on each other then they form इंटरफेरेंस। अब वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न को जनरेट करती है। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका? देखो, मतलब ये है कि मान लिया यहां पर एक पार्टिकल है और यहां पे अब एक नहीं बल्कि दो वेव आ रही, एक वेव और एक और वेव है यहां पर। लेट्स मेक अनदर वेव ऑफ अ डिफरेंट कलर, राइट? दो वेव्स एक साथ इस पॉइंट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहा कि तुम भैया y1 ऊपर जाओ, ये कह रहा कि तुम y2 ऊपर जाओ। तो कितना ऊपर जाएगा ये पॉइंट? ये अलग खींच रहा, ये अलग खींच रहा। तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा बेटा, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा y1 प्लस y2। आ रही हो समझ में? तो जितना वो कह रहा है जितना ये कह रहा है, दोनों को मिला दो। ठीक है ना? अगर ये कह रहा कि भैया तुम ऊपर जाओ 10 सेंटीमीटर से, और ये कह रहा कि तुम ऊपर जाओ 2 सेंटीमीटर से, तो कुल मिलाकर ये पॉइंट 12 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। अगर ये कह रहा कि तुम ऊपर जाओ 10 सेंटीमीटर से, ये कह रहा कि तुम नीचे आओ 2 सेंटीमीटर से, तो कुल मिलाकर ये 8 सेंटीमीटर ऊपर भागेगा। तो कितना आएगा बेटा? वो होता है इंटरफेरेंस। तो y को लिखा जाता है y1 प्लस y2। खैर ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। अब इक्वेशंस पे लेके चलता हूं। इक्वेशंस पे क्या हो रहा, तो मैंने कहा कि मेरी पहली इक्वेशन है y1 बराबर a1
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरी इक्वेशन है y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। किसी भी एक पॉइंट पर हम कह रहे हैं कि दो वेव्स आकर मिल रही। अब इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, लो एंगल को डिफरेंस लो बेटा। ये एंगल हमारे पास कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 है। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो क्लियरली ओमेगा टी एंड माइनस के एक्स कट जाएगा और 5 मेरा फेज डिफरेंस निकल कर आएगा। तो ये दो वेव्स हैं, इनको जोड़ने पर आपको एक तीसरी वेव मिल रही और इनके बीच में फेज डिफरेंस 5 है, एम्पलीट्यूड दोनों का अलग है, ओमेगा दोनों का सेम है, जा भी दोनों सेम डायरेक्शन में। y बराबर y1 प्लस y2 लिखा जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक वेव आ रही दूसरी वेव आ रही। ठीक है, तो हमने यहां पर एक वेव लिया और वेव जा रही है इस तरीके जू 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 जू, ऐसे वेव जा रही है सांप की तरह, जू जू जा रही है। तो दूसरी वेव भी आ रही है ऐसे पीछे से और दोनों वेव्स आ रही हैं। अब दोनों वेव क्या कर रही हैं, मिलाकर उस पार्टिकल को चलाने की कोशिश कर रही है। तो आप ऐसा मान लो एक रस्सी आपके पास है, यहां पर रस्सी है और उस रस्सी को आप इस तरीके से ऑसिलेट करा रहे हो, कट 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 ऐसे ऑसिलेट करा रहे हो, समझ में। और जब आप रस्सी को ऐसे 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 ऑसिलेट करा रहे हो तो रस्सी ऐसे नाच रही है पूरी, उसमें वेव ट्रैवल जो है वो कर रही है। और दो वेव अगर उसमें ट्रैवल कर रही है तो मिलकर जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका उसका क्या होगा वो हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका क्या होगा वो हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो भाई हमने कहा y1 ये y2 ये, तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 हमारे पास। ठीक है, तो भैया y1 क्या है, y1 हमारे पास है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 हमारे पास ये रहा प्लस a2 ओमेगा टी माइनस के। हम कह रहे जब दोनों मिलेंगे ना तो दोनों को मिलने के बाद एक नया वेव बन जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल, एक नया वेव बन जाएगा। हमने इस पूरे एनालॉजी को पूरे इसको हमने ऑलरेडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिराइव किया था, पूरा ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर डिराइव किया था। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अगर ये हमने पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिराइव किया था तो हमने एक आंसर निकाला था इसका ए और डेल का। ठीक है ना बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जाकर आप इस चीज को अच्छे से देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाओ देखो समझो, आपको आंसर मिलेगा। यहां से ये कैसे आया था, पूरा डिराइव किया था हम लोगों ने, वही चीज है सेम टू सेम। तो हमने कहा था कि यहां पर तो ये एम्पलीट्यूड हम निकालते हैं, यहां पर जो हम ये एम्पलीट्यूड निकालते हैं ना बेटा, ये एम्पलीट्यूड वेक्टर सम से निकाला जाता है। कैसे समझाता हूं। तो हमने कहा कि देखो अगर हमने a1 बना लिया ऐसे तो a2 में प्लस पाई भी है, बड़ा a2 इससे पाई एंगल आगे होगा। देखो कैसे, हम कह रहे हैं कि a1 में कोई फाई नहीं था तो a1 में जीरो मान लिया तो उसको मैंने जीरो एंगल बना दिया, बट a2 में फाई था तो आप प्लस फाई था तो आप a2 को a1 से फाई एंगल आगे ड्रॉ करेंगे, फाई एंगल घुमाकर ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, हमने कहा देखो ये हमारे पास a1 ये हमारे पास a2। अब हम कह रहे जो इनका रिजल्टेंट होगा ना वही a होगा, उसको जोड़ दिया हमने, भाई यही हमारे पास a है और ये एंगल हमारे पास डेल है, एम्पलीट्यूड a आ गया, डेल हमारे पास आ गया। आई बात समझ में, बहुत अच्छे। अब हम कह रहे हैं कि जो ये है हमारे पास ये है a2 साइन फाई। देखो हम a2 के दो टुकड़े कर सकते हैं, एक फाई के साथ वाला एक सामने वाला, सामने वाला होता है साइन फाई और साथ वाला होता है कॉस फाई। आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बड़े ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो बड़े ट्रायंगल में लिख सकते हैं a बराबर अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई। पाइथागोरस कहता है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम का रूट
हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो ए इज टू ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, ये पूरा लेंथ कितना हो गया, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, और बेटा ये ए टू साइन फाइव। ध्यान रखो बेटा, फाइव के साथ वाला कॉस फाइव, दूसरे वाला साइन फाइव कंपाउंड होता है। तो बहुत बार फिजिक्स में हम ये कर चुके हैं, बहुत बार, मैं होशियार यार। तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास आ गया। अब जब इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा, अंडर रूट ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 टाइम्स ए वन ए टू कॉस फाइव प्लस ए टू का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ये हमारे पास बेटा ए है। अब देखो भैया, इसको और इसको आप देखें तो ए टू स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 टाइम्स ए वन ए टू कॉस फाइव। कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज 1। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी आ रही, अंडर रूट ऑफ ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर, बेटा ये तो 1 हो गया, प्लस 2 ए वन ए टू ये हमारे पास बेटा एम्पलीट्यूड आएगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब यहां पर एक और फॉर्मूला हमें लिखना है। देखो बेटा, ये आपने बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है जो वेक्टर में लिखा था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू आर। तो वही है, ए इक्वल्स टू रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, सेम फॉर्मूला। अब हम यहां पे कह रहे हैं कि अगर इफ a1 बराबर a2 बराबर a0 है, तब a की वैल्यू कितनी आएगी, आप कह रहे हैं a की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ a0 का स्क्वायर प्लस a0 का स्क्वायर प्लस 2a0 a0 cos फाइव। फाइव इज द फेज डिफरेंस, फाइव इज द फेज डिफरेंस अगेन। ठीक है, तो बेटा ये हो गया 2a0 स्क्वायर, ये भी हो गया 2a0 स्क्वायर, और ये हो गया cos फाइव। a0 स्क्वायर हमने बाहर निकाला रूट के, अंडर रूट 2 टाइम्स 1 प्लस cos फाइव। cos फाइव की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, तो ये है a0 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, माइनस 1 और प्लस 1 हट गया, और 2 बाहर आ गया, और cos बाहर आ गया। बेटा ये भी एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला आपके सामने आ गया, इसको भी आप डायरेक्टली याद करेंगे। काफी बारी होता क्या है कि जो दो वेव्स आपको दी जाती है उनका एम्पलीट्यूड भी बराबर होता है, बट फेज डिफरेंस 5 होता है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो 2a cos 5/2। ये बड़ा फॉर्मूला भी यूज करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ऐसा सच नहीं है। ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, बट दोनों फॉर्मूले आप याद करके रखो, बेहतर है आपके लिए। अब बेटा यहां पर मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला और देने वाला हूं, ठीक है, वो फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ वेव का। बेटा इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो बेटा इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी होती है एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। लेट मी राइट एरिया एज द एस हियर, दिस इज एरिया, बिकॉज हम कैपिटल ए यूज कर रहे हैं किसके लिए, एम्पलीट्यूड के लिए, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो आई इज द इंटेंसिटी, E is the energy, T is the time। तो अब ये क्या चीज है, हमने कहा कि हमारे पास जो वेव है वो ट्रैवलिंग वेव है या प्रोग्रेसिव वेव है। हमारे पास जो वेव है ऐसी जा रही है ऐसे, क्या है बेटा, ये एक ट्रैवलिंग वेव है या फिर प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव है। क्या मतलब है इसका, बेटा इसका मतलब ये है कि एनर्जी को कैरी कर रही, ये एनर्जी को कैरी कर रही। तो अगर आप किसी भी एक छोटे से सेक्शन को देखो, अगर आप यू टेक एनी स्मॉल सेक्शन हियर एंड कंसंट्रेट ऑन दैट सेक्शन,
if you concentrate on this section, you will see that this rope, this portion of the rope is tilted, थोड़ा टिल्ट हो चुका है। आप यहां पर देखो बेटा, ध्यान दो, यहां पर स्प्रिंग सीधी थी, इतनी स्ट्रिंग थी, और यहां पर स्प्रिंग टेढ़ी हो चुकी है, ऐसी दिख रहा है आपको? यहां पर स्ट्रिंग ऐसी थी, यहां पर ऐसी हो चुकी है, तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही है। कैसी एनर्जी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी है। इसके अंदर स्ट्रेचिंग के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी आ रही, और दूसरा, दिस स्ट्रिंग इज मूविंग, इसके जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं। ऑल पार्टिकल्स हैव सम पार्टिकल वेलोसिटी, राइट? तो अगर ये वेव जा रही है राइट में, अगर ये वेव जा रही है राइट में, तो बेटा ये पार्टिकल जा रहा है ऊपर। सर ये कैसे आया? सर ये कैसे आया? मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको करवाया था कि कैसे हम देखते हैं, स्लोप देखते हैं या इसको आगे ड्रॉ करके देखते हैं। तो वहां पे मैंने बताया था कि दिस पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, ठीक है? तो वो आप करके देखो, यू विल गेट टू नो। तुम कह रहे कि स्पीड जा रही है आगे, तो ये पार्टिकल जा रहा है ऊपर, दैट मींस इट हैज सम पार्टिकल वेलोसिटी वीपी। इसके पास क्या बेटा? पार्टिकल वेलोसिटी है। मतलब एक काइनेटिक एनर्जी है, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी है। तो दिस पोर्शन has a potential energy and this portion has a kinetic energy as well. That means there is a total energy which is flowing through, there is a potential energy, so there is a total energy which is flowing through this section. यहां पर एक एनर्जी है जो इससे आगे निकल रही है, जो इससे चलती चली जा रही है। आ रही है समझ में? This portion has energy and the energy is traveling through this portion. So now the amount of energy flowing per second per unit area is called intensity, right? So the formula for the intensity comes out to be half rho a square omega square v, half rho a square omega square v, that is the formula for intensity. ठीक है बच्चों, यहां पे रो क्या है? रो है डेंसिटी ऑफ द रोप, डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, a is amplitude, omega is angular frequency, and v is the wave speed. v is the wave speed. तो क्लियरली जो इंटेंसिटी है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हुई आपको दिख रही, ठीक है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। अगर ओमेगा आपने सेम लिया, अगर आप दो वेव्स को कंपेयर कर रहे, उनका ओमेगा सेम है और मीडियम सेम है, वेव स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है और रो भी मीडियम पर डिपेंड करता है। तो आपने एक दो वेव्स को आप कंपेयर कर रहे, और जो दो वेव्स आपने ली हैं, जो दो वेव्स आपने ली हैं, उन दोनों वेव्स के अंदर मीडियम सेम है, क्योंकि वो एक पॉइंट में मिलते तो मीडियम सेम होगा ही होगा। इंटरफेरेंस की अगर बात करें तो अगर हम कह रहे मीडियम सेम है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो आई जो है वो डायरेक्टली इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा, केवल एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा, ठीक है? तो अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो इंटेंसिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है? आइए लिखते हैं। हमने कहा कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi होल अंडर रूट, तो मैं यहां पे स्क्वायर कर देता हूं, बार बार काउंट रूट लगाया था, ठीक? और हमने ये भी कहा कि अगर a1 और a2 बराबर हो जाते हैं a0 के, तो बेटा a की वैल्यू आती है 2 टाइम्स ऑफ a0 cos phi by 2, ठीक? अब हम कह रहे हैं कि जो दो वेव्स हमारे पास हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। दैट मींस जो पहली वेव का इंटेंसिटी होगा I1, उसको मैं कुछ कांस्टेंट k इंटू ए स्क्वायर ले सकता हूं, A1 स्क्वायर ले सकता हूं, और I2 को कुछ कांस्टेंट k इंटू A2 स्क्वायर ले सकता हूं, ठीक? सेम कांस्टेंट k इंटू A2 स्क्वायर ले सकता हूं, ठीक? अच्छा भाई, तो मैं जो नेट जो दोनों को मिलाकर जो नया वेव बना, उसका इंटेंसिटी आई के इंटू ए स्क्वायर सकता हूं। अब मैं इन वैल्यूज को यहां पे पुट करता हूं, ठीक है? तो ए स्क्वायर इज आई बाई के, A1 स्क्वायर इज I1 बाई के, I2 बाई के,
व्हाट इज A1? A1 इज I1 by K का अंडर रूट, एंड A2 इज I2 by K का अंडर रूट। ठीक, cos 5। बच्चों अब देखो के कट रहा भाई, के स्क्वायर का रूट तो के ही आएगा ना, तो कट गया के। तो आई का फॉर्मूला क्या आ रहा है? आई का फॉर्मूला आ रहा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 ये फॉर्मूला हमको मिला। यहां आते हैं, यहां पे आते हैं बच्चों। तो यहां पर हम कह रहे हैं यहां तो स्क्वायर नहीं है, तो एक काम करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। इसको स्क्वायर करते पहले, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आई बाई के, और ए नॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए नॉट स्क्वायर को लिख सकता हूं ऑब्वियसली आई नॉट बाय के कॉस स्क्वायर, के और के कट रहा, तो i इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। दैट मीन्स हम कह रहे I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I नॉट। तब क्या होगा? तो फॉर्मूला बनेगा 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। बात समझ में आपको? दैट इज द इंटेंसिटी। तो बेटा एम्पलीट्यूड के टर्म में फॉर्मूला आपको याद करना है, इंटेंसिटी टर्म में आपको फॉर्मूला याद करना है, दोनों के टर्म्स में आपको फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक, चलिए भैया आगे चलते हैं। ठीक है ना, यहां से समझ में आ रहा बेटा? कतई जहर चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बच्चे भी ना एक से बढ़कर एक शब्द निकाल कर लेकर आ रहे हैं। मैंने बच्चों से पूछा कि भैया कुछ अच्छे शब्द बताओ जिनको हम क्लास में इस्तेमाल करें। हम लेकर आए भोकाल राफचेक, ललन टॉप, ठीक ना, और अब एक नया वर्ड बच्चा लेकर आया है और कतई जहर कहां से लाते बच्चे ऐसे शब्द? विच डिक्शनरी डू यू रीड? कतई जहर खैर बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आगे, सफर यूं ही चलता रहे। तो अब हम बात करते हैं दो टाइप की इंटरफेरेंस की, दो एक्सट्रीम्स हैं इंटरफेरेंस के। भाई किसी भी फाइल के लिए तो हमने देख लिया, अब कुछ स्पेशल फाइल की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव दो वेव्स मिलकर, जब दो वेव्स मिले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर दें, जब दो वेव्स मिले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर दें, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आइए समझने की करते हैं कोशिश। पहले मैथमेटिकली देखते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा ताकि एक फील आए, एक अच्छी सी फील आए कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा। ठीक है, पर देखते हैं पहले। तो हम कह रहे हैं देखो भैया, हमने एम्पलीट्यूड लिखा था ए बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 cos 5, इसका रूट, ये हमने एम्पलीट्यूड लिखा। और इंटेंसिटी लिखी थी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी हमने कुछ इस प्रकार से लिखी थी। ठीक है बच्चा लोग, चलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि इस तरीके से इंटरफेरेंस हो रही है, वेव इस तरीके से सेट हो रही हैं कि भैया इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाए, एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम हो जाए, या इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। क्योंकि इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डिपेंड करती है, तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो रही होगी। ठीक है, देखो हम यहाँ पे क्या करें, तो हमने दोनों वेव्स को केवल थोड़ा आगे पीछे किया है ताकि वो ऐसे सेट हो जाए कि उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। मतलब हम केवल फाई चेंज करने वाले हैं, हम A1 A2 को चेंज नहीं करने वाले, हम केवल और केवल फाई चेंज करने वाले हैं। फाई को चेंज करके क्या होगा आइए देखते हैं।
तो हमने कहा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू हमें मैक्सिमम करनी पड़ेगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 करने के लिए फाई 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, ठीक है ना, 6 पाई हो सकता है एंड सो ऑन। मतलब फाई की वैल्यू होनी चाहिए 2n पाई। ये है हमारा फेज डिफरेंस। तो अगर दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई होगा तो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी और उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अभी बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम कितना कितना एम्पलीट्यूड होता है। बट फेज डिफरेंस मिल गया, पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो हमें पता है कि एक रिलेशन होता है हमारे पास, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज 2n पाई एंड पाथ डिफरेंस हमें निकालना है। अब 2 पाई से 2 पाई कटता हुआ दिख रहा और पाथ डिफरेंस यहां पर n लैम्डा आ रहा, पाथ डिफरेंस n लैम्डा आ रहा। फेज डिफरेंस 2n पाई, पाथ डिफरेंस n लैम्डा। फेज डिफरेंस 2n पाई, पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनेगा। बेटा ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कंठस्थ कर लो इन दोनों फॉर्मूलास को, कंठस्थ कर लो बेटा, याद कर लो इनको, याद करना बहुत जरूरी है। जो टीचर कह रहा है ना बेटा उसको समझो, बेटा आगे बहुत काम आएगा, ये याद होना चाहिए, बार बार निकालना नहीं है। सब अच्छा cos फाई की वैल्यू 1 डाल के निकाल लेंगे हम, बेटा टिप्स होना चाहिए, टिप्स होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे कुछ होते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं खास तौर से, उनको याद करना पसंद नहीं होता फॉर्मूला, ठीक है ना। एंड दे से सर ये निकाल लेंगे ना सर, कंसेप्ट समझ में आ गया ना सर, एग्जाम में निकाल लेंगे ना सर। अरे भैया टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, एग्जाम में चैलेंज ये नहीं होता है। अगर मैं कंपटीशन एग्जाम की बात करूं, मेंस और नीट की बात करूं, तो एग्जाम का चैलेंज ये नहीं होता है कि आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना है। एग्जाम का चैलेंज ये होता है कि आपको ये क्वेश्चन 1 मिनट या 2 मिनट में करके दिखाना है। मेंस की बात करोगे तो 2 मिनट मिल जाएंगे आप लोगों को, और अगर नीट की बात करोगे तो 1-1.25 मिनट आपको मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। मैं फिजिक्स में आप कम से कम ज्यादा से ज्यादा इनफैक्ट 1 घंटे से ऊपर नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आप फिजिक्स में मेडिकल की बात करते हो तो बेटा 45 क्वेश्चन करने होते हैं, 1.25 मिनट के आसपास आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा, इससे आपको समय नहीं मिलता आपको। उसमें क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, करना भी है और मार्क भी करना होता है उस 1 घंटे के अंदर, राइट। ठीक है, तो करने के लिए तो केवल 1 ही मिनट मिलता है, उससे ऊपर नहीं मिलता। और उसमें अगर फॉर्मूला याद ना हो, फॉर्मूला भी डिराइव करना पड़े, तो सोचो करने के लिए जो समय मिलेगा शायद आपको आधा मिनट भी ना मिले। जल्दबाजी में करोगे, दिक्कत में करोगे, स्ट्रेस में करोगे, तो भैया वहां पर गलतियां करनी शुरू कर दोगे, ठीक है ना। खैर फॉर्मूले होने चाहिए याद, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, ए मैक्स कितना होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, ए मैक्स कितना होगा। तो भैया ए मैक्स के लिए हमने cos फाई को 1 डाला, तो बेटा ये फॉर्मूला बन रहा a1 प्लस a2 स्क्वायर का रूट। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b का स्क्वायर होता है, उसका रूट है, तो a1 प्लस a2 बन रहा हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर आप इंटेंसिटी की बात करते हो तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो ए मैक्स है बेटा वो होगा रूट ऑफ आई मैक्स, रूट ऑफ आई मैक्स डिवाइड बाय के रूट भी आप लिख सकते हो, रूट ऑफ आई मैक्स डिवाइड बाय रूट के, रूट ऑफ आई वन डिवाइड बाय रूट के, रूट ऑफ आई टू डिवाइड बाय रूट के कट रहा, तो आई मैक्स की वैल्यू मिल रही, आई मैक्स की वैल्यू मिल रही रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर। मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू जो मिल रहा आपको रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर मिल रहा, ये है हमारे पास आई मैक्स, बेटा ये है हमारे पास आई मैक्स। आ रही बात समझ में आपको, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई मैक्स। अब करते हैं आगे चलते, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आगे हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा ग्राफिकली इसको विजुलाइज करके दिखाता हूं कि कैसे हो रहा। बेटा पाथ डिफरेंस में नोट करो, पाथ डिफरेंस या तो 0 हो या पाथ डिफरेंस लैम्डा हो या पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, लैम्डा तो एक वेव, तो दो जो वेव जुड़ रही हैं उनमें अगर एक वेव, 2 वेव, 3 वेव का डिफरेंस होगा तो वो कंस्ट्रक्टिवली जुड़ेंगे। कैसे देखो ध्यान से देखना, एक में मैंने ली ये वाली, एक वेव ली, ठीक। अब देखो दूसरी वेव बना रहा, बिल्कुल ऐसे ही बना रहा, थोड़ा एम्पलीट्यूड बड़ा छोटा कर सकते हो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता।
अभी देखो दोनों में पार्ट डिफरेंस नहीं है, दोनों ही यहीं से शुरू हो रही, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। मिलाओ, मैक्सिमा मैक्सिमा से मिल रहा, मिनिमम मिनिमम से मिल रहा, आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ मिलेगा आपको। अब मैं इनके बीच में एक वेव का डिफरेंस आने वाला हूं, मैं इस वाली वेव को आगे लेके जाने वाला हूं। लो भैया, अब इनके बीच में लैम्डा का डिस्टेंस आ गया, पार्ट डिफरेंस लैम्डा का आ गया। जब इनके बीच में लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है तो देखो अभी भी पीक पीक से मिल रहा, बॉटम बॉटम से मिल रहा, इनके बीच में क्या है, अभी भी मैक्सिमा वाली कंडीशन बन रही है जब लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है। टू लैम्डा का पार्ट डिफरेंस ले लो, टू लैम्डा का पार्ट डिफरेंस, तो एक वेव और जोड़ दो, टू लैम्डा का पार्ट डिफरेंस हो गया। जब टू लैम्डा का पार्ट डिफरेंस हो गया ना, ठीक है, तो अभी भी आप कहोगे कि भैया इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ठीक है, यहां से वेव चालू हुई, इसकी दो वेव का डिफरेंस, अगर डेढ़ वेव का डिफरेंस करोगे तो नहीं होगा, तो आप पीछे हो गए, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, डेढ़ वेव में ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। लैम्डा बाय 2 लेगो ना, लैम्डा बाय 2 कितना है, ये इनफैक्ट ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, नॉट ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट लैम्डा बाय 2 यहां पर आएगा, तो ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा डेढ़ डेढ़ वेव में। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक वेव या दो वेव का डिफरेंस डाला, एक वेव या दो वेव का डिफरेंस डाला, दो वेव आगे पीछे कर दिया इसको, तो कंस्ट्रक्टिवली ही मीट करते हुए आपको मिल रहे हैं। आ रहे समझ में, थोड़ा विजुअलाइज हो रहा होगा आपको, एक वेव दो वेव का डिफरेंस डाला तो कंस्ट्रक्टिवली मीट करते हुए मिल रहे, दोनों क्या करके ऐसे जूम जुड़ जाएंगे और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, सब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा सब। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जब वेव आपस में मिलती हैं तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, घटाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो हम कह रहे कि ए की वैल्यू क्या है, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें cos फाई की वैल्यू -1 डालनी पड़ेगी। cos फाई की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, -1 होती है। कब होता है -1, तो या तो वो बेटा वो पाई हो, या 3 पाई हो, या 5 पाई हो, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। दैट मीन्स पाई की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1, 2n -1 पाई के बराबर, 2n -1 पाई के बराबर। ठीक है, अब कुछ बच्चे सर यहाँ पे प्लस वाला यूज कर सकते हैं, वो भी तो ऑड बनाता है, कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्लस वाला यूज करेंगे फॉर्मूला तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, मतलब फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n को जुड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर क्या है, आप फर्स्ट के लिए n को 1 डालो, तो 1 डालोगे तो माइनस वाला लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, खैर इसको याद करना है फॉर्मूले को, 5 goes to 2n - 1 पाई। तो और मैं कहता हूं फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा, इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस है 2n - 1 पाई 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, पाई से पाई कट गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही 2n - 1 लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब आधा वेव आगे, या डेढ़ वेव आगे, या ढाई वेव आगे, 3.5 वेव आगे, इस तरीके से आगे होगा। ठीक है ना, मतलब लैम्डा बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, लैम्डा बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल सॉरी ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, तो लैम्डा बाय 2, 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। इतना पार्ट डिफरेंस होगा तो वो डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे, और डिस्ट्रक्टिवली मीट करने पर एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, मिनिमम लिखा जाएगा मॉड ऑफ A1 - A2, क्योंकि एम्पलीट्यूड नॉर्मली नेगेटिव नहीं लिखा जाता, इसलिए हमें यहां पे मॉड डालना है, जो बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस करना है। तो सिमिलरली यहां पर जो इंटेंसिटी आ जाएगी मिनिमम, बेटा उसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। जैसे यहां पर आई थी रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, यहां पर आएगी रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें विजुलाइज करना है इसको, तो कैसे करेंगे, हमने कहा कि हमने एक वेव ले लिया ऐसी,
और इसको लैम्डा बाय 2 हम आगे ले जा रहे हैं, लैम्डा बाय 2 आगे ले जा रहे हैं। अब देखो बेटा, जब मैं इसको लैम्डा बाय 2 आगे ले गया, अब आप खुद देख के बताओ, खुद देख के बताओ भैया ये कंस्ट्रक्टिवली मीट करने वाले हैं कि डिस्ट्रक्टिवली मीट करने वाले हैं। इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा पे जुड़ रहा, मतलब ये चाह रहा कि ऊपर जाए A1 से, ये चाह रहा कि नीचे जाए कि A2 से, ठीक है। तो जोड़ोगे तो A1 माइनस A2 करना पड़ेगा आपको, A1 माइनस A2 करना पड़ेगा। सारी बात समझ में, दोनों जोड़ोगे A1 माइनस A2 करना पड़ेगा। पर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हो रहा, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हो रहा, ये इसको कैंसिल करने की कोशिश कर रहा, ठीक है। ऐसे में हम कह रहे ये वेव कितना आगे निकल गई, लैम्डा बाय 2। कितना पार्ट डिफरेंस है, लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस हुआ, तो अगर 3 लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस होता तो ऑड मल्टीपल करना है ना, 3 लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, एक वेव और बना दो बस। देखो अब आपको क्लियर दिखेगा भैया ये कितना है, ये लैम्डा है, तो लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2, तो 3 लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस करोगे तो वापस से वेव ऐसे स्टार्ट होगी, नीचे से वापस से वेव ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और इनमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आप 5 कर लो, 5 लैम्डा बाय 2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे एक एक वेव जोड़ते चले जाओ, यहां पे सिचुएशन ऐसे रहेगी, वेव में डिफरेंस आएगा और ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती रहेगी। बट ये तो मैंने आपको ग्राफिकली दिखाया कि वेव किस तरीके से आपस में डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही, कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही, और कैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही पार्ट डिफरेंस के साथ, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलो बेटा एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर हम लोग, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव में हमने इंटेंसिटी सब खेल लिया, एक हम क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे भैया 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ intensity ratio 9:1 are superimposed. Find the ratio of maximum and minimum intensity। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा कि कहीं कहीं पर जब दोनों वेव्स मिलेंगी आपस में, कहीं कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी और कहीं कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यहां पर सिचुएशन अलग, यहां पर अलग, यहां पर अलग, यहां पर अलग, यहां पर अलग, सभी पॉइंट्स पे अलग अलग तरह की इंटरफेरेंस हो रही होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे पास 2 सोर्स है यहां पर, एक सोर्स ये रहा S1, एक सोर्स ये रहा S2। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, बड़ा इस पॉइंट पर जितना डिस्टेंस S1 चलेगा उतना ही डिस्टेंस S2 चलेगा, और इनके बीच में पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा, दोनों ने बराबर डिस्टेंस चला ना, दो पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं और इनके बीच का डिस्टेंस D है, तो ये जो डिस्टेंस चल रहा है और जो ये डिस्टेंस चल रहा है ये बराबर नहीं है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं चल रहे। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा, इस पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा, तो ये पार्ट डिफरेंस आएगा कितना, D के बराबर। क्लियरली पीछे वाली वेव D डिस्टेंस ज्यादा चल रही है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्पेस में अगर मैं अलग अलग पॉइंट्स लेता हूं तो अलग अलग पॉइंट्स पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग आने वाली है। कहीं पर पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव वाले इंटरफेरेंस की कंडीशन को मीट कर रहा होगा और कहीं पर पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव वाले को मीट कर रहा होगा, कहीं पर उनके बीच में होगा, ठीक है। जहां जहां पर कंस्ट्रक्टिव वाले को वो मीट कर रहा होगा वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, और जहां जहां पर डिस्ट्रक्टिव वाले को मीट करेगा वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, ठीक। अगर दोनों को डिवाइड कर दे हम तो हमें Imax to I1 का रेशियो मिल जाएगा, लेकिन हमें I1 by I2 का रेशियो गिवन है, हमें गिवन है क्वेश्चन में I1 by I2 कितना है, I1 by I2 रखा है 9/1, I1 by I2 रखा है 9/1, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो यहां से अगर मैं I2 ऊपर से कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा Imax by Imin is √I2
का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, तो i1 बाय i2 का रूट +1 का स्क्वायर, i1 बाय i2 -1 का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। रूट i1 बाय i2 +1 का स्क्वायर, रूट i1 बाय i2 -1 का स्क्वायर, ठीक। रूट i1 बाय i2 इज 9:1, तो रूट 9 +1 का स्क्वायर, रूट 9 -1 का स्क्वायर, रूट 9 इज 3, 3 + 1 4 का स्क्वायर ऊपर आ रहा, 3 - 1 2 का स्क्वायर नीचे आ रहा, 16/4, 4 हमको मिल रहा Imax बाय Imin। Imax बाय Imin इज 4, Imax बाय Imin इज 4, आ रही बात समझ में? Imax बाय Imin इज 4, क्लियर है आपको? दैट इज द वैल्यू ऑफ Imax बाय Imin, दैट इज इक्वल्स टू 4, 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई। बट ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को इजीली आ सकते हैं, और पार्ट डिफरेंस निकालना, सब कुछ करना, बेटा ये 12th के अंदर इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसका नाम है YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसका नाम है बेटा। वो आप करेंगे तो आपको सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है बच्चों। बेटा ये था आपके पास इंटरफेरेंस, आज के लिए इतना ही काफी है। अब देखो हमारा बेटा कोर्स लगभग 11th क्लास का खत्म होने वाला है। आप लोगों को पूरी की पूरी सीरीज आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, करनी है, सारे वीडियोस देखने हैं। जो समझ में नहीं आता नीचे कमेंट करके बताना है, ताकि हम लोग उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड कर सके। मैं खुद पर्सनली बहुत सारे मैसेज पर रिस्पॉन्ड करता हूं बेटा, ठीक है ना। तो आप पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए उसके ऊपर। 11th हो जाएगी आपकी तो फिर 12th स्टार्ट होगी बेटा। 12th के अंदर आपको बहुत सारी चीजें कराई जाएंगी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। 12th में बोर्ड्स भी रहेगा आपका, कॉम्पिटिशन भी रहेगा, बट पहले तो 11th है ना, 11th पे फोकस करिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।